जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ हाँ, एक मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। मैंने आवाज से 2 बार उसके सर पर वार किया। आवाज सुनकर औरत भी जाग गई और मैंने उसे भी मारा और उसके साथ बलात्कार किया। मैं 3 घंटे तक उस घर में था। मैंने कपड़े बिखेरे, खाना फैलाया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। और ये बेवकूफ पुलिस वाले मुझे छोड़ सूरी गैंग को ढूंढते रहे। तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी निकम्मी पुलिस तुम लोगों की रक्षा करेगी? इंसान को जब चोट लगती है तो या तो वो खुद को संभाल कर नैतिकता के रास्ते पर चलता है या फिर वो पतन का रास्ता चुनकर प्रतिघात करता है। बदले की भावना और उस पर अमल करना किसी भी अच्छे नागरिक को अपराधी की श्रेणी में ले आता है। और कितना भी तर्क वितर्क कर ले, अपराध कभी भी सही नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं स्वागत करती हूँ आपका क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस एपिसोड में, जो किसी को लगे घात की कहानी है, जिसके प्रतिघात ने कई जिंदगियां ले ली। राजू, जी चल, और मुन्ना को बोलना रास्ते में रुके नहीं कहीं। भैया टेम्पो निकल रहा है क्या? मैंने ऑडिट नहीं किया अभी तक। वो कोई बात नहीं, तुझे मैं संभाल लूं। ए बंद करना। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये तो इलीगल है। आप खुद तो फंसोगे ही और हम आपके साथ काम कर रहे हैं, पुलिस हमें भी तोड़ेगी। ए लेके जा टेम्पो। जो भी तूने देखा ना, उसके बारे में ज्यादा किचकिच मत कर। ये पकड़ और अपना मुंह बंद रख, आगे और भी मिलेगा। बेईमानी का काम मैं नहीं करूंगा भैया जी। आपका पैसा और आपका काम, आपको मुबारक। अरे वाह गीता बेटा, वेरी गुड। खेलो मैं आती हूँ। आइए पीछे। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे क्या हुआ है, बताओगे? अरे वो माधव भैया कट्टे का गैर कानूनी काम करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा आज। फिर क्या, नौकरी छोड़ दी मैंने। अरे नौकरी छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर सूरज का इलाज, हम पहले इतने कर्जे में हैं। अरे लेकिन ऐसी जगह काम करेंगे तो एक ना एक दिन मैं भी फंस जाऊंगा ना। मुझे सब कुछ पता है, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी सिर्फ नौकरी के भरोसे सूरज का इलाज नहीं हो पाएगा, मुझे अलग से कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चाहे जो कुछ करना पड़े, लेकिन मैं इलाज के पैसे लाऊंगा जरूर। और तुम देखना, अपना सूरज फिर से फुटबॉल खेलेगा। ये सूरज, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया, एक नई टी शर्ट। और पता है इस पे फुटबॉल भी लिखा है। कैसी है? जी। पहन के दिखा। यस, दिखा मम्मी को। कैसा लग रहा है? अरे वाह मेरा सूरज। अरे दीपक, तुम आओ ना, मैं चाय बना रही थी। नहीं बेला, थोड़ा जल्दी में हूँ। ये पैसे नीमा ने भिजवाया है। कल 5 टोकरियां बिकी थी ना, उसके है। वो सब ठीक है, लेकिन आओ अंदर, मैं चाय बना रही थी, अब साथ में चाय पीते हैं। अरे नहीं ठीक है। अरे आओ। क्या तुम भी? ये लो। और बताओ, सूरज कैसा है? ठीक है, डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे, कम से कम 5 लाख। 5 लाख? हाँ। इतना सब कैसे करोगे आप? मैं अपने पापा से बात करूं, वो कुछ ना कुछ मदद जरूर कर देंगे। या फिर मेरे जो जेवर थे वो बेच के तुम्हारी मदद हो ही जाएगी। अरे इतना बोला वो बहुत है, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहा हूँ ना। अच्छा, नीमा के घर से दहेज में कुछ नहीं मिला था क्या? मतलब अगर जेवर वगैरह होंगे तो वो बेच दो ना।
उतनी ही मदद हो जाएगी। बेला, मैं निकलता हूँ। वो क्या है ना, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अरे लेकिन चाय तो खत्म कर लो। सुनो दीपक, अरे दीपक आते रहना। राशन का 2000, दवाइयों का 4.5, 6.5। अच्छा चाय बना दो आपके लिए? अरे नहीं, वो बेला के यहाँ से पी के आया मैं। अच्छा सुनो ना, वो 2000 रुपया था ना मेरे पास, उसमें से 1000 रुपये मैंने गायत्री काकी को दे दिए। उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, किसी की मदद करना अच्छी बात होती। अच्छा किया। मामा जल्दी आइए, सूरज क्या हुआ? पापा नहीं आए साथ में? वो सूरज को लेके अस्पताल गए हैं। अच्छा, आओ अंदर। खाना खाया तुमने? थोड़ा सा। सुन नीमा, रात बहुत हो चुकी है। गीता को सुबह लाता हूँ। बेला को मैंने फ़ोन कर दिया है। डॉक्टर ने जो नई दवाई लिखी है, मैं क्या सोच रही थी, वो ले लें क्या? लेना तो पड़ेगा ही। कल भी माँ जी के पास चला जाता हूँ, हो सकता है कुछ और मदद कर दे। अच्छा आप एक बार माधव भैया से बात करके देखो ना। ये कमल, तेरा फेवरेट के घर पे बड़ा कांड हो गया है, पुलिस भी आया है। लगता है कोई इनसे बहुत नाराज था। पर किससे मैम? दीपक से या नीमा से? मैम, यहाँ तेल के निशान भी है और सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। लगता है रॉबरी का मामला है। प्लेट्स पर भी ऑयल के निशान है एक्स्ट्रा। वो लोग कच्चे पहनकर निकलते हैं शरीर पर तेल लगाकर, जिससे पकड़े न जाए, और जहाँ चोरी करते हैं वहाँ पर खाना भी खाते हैं। लेकिन मेहता, उन्होंने आज से पहले कोई हत्या नहीं की, एटलीस्ट हमारे सामने तो नहीं। हमारे सामने ऐसा कोई केस नहीं है। गोल्ड चेन, इसका लॉकेट भी है। अगर इस घर में रॉबरी हुई है तो फिर इतनी भारी गोल्ड की चेन यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं? मैम, ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि 2 दीवार पर फोटो फ्रेम है, जिसे अभी भी निकाला गया है। फैमिली फोटो, बच्चे भी हैं। एक बेटा और बेटी है, सूरज और गीता। पड़ोसी ने बताया कि सूरज की तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसलिए कल रात उसे हॉस्पिटल लेकर गए और गीता को नीमा की सहेली बेला के घर भेजा गया। तो सूरज इस वक्त कहाँ है? एज फॉर सूरज, ऐसा हो सकता है कि नीमा ने अपने बेटे के लिए चैन बनवाई हो, या उसका नाम का लॉकेट वो खुद पहन रही हो। मैडम जी, यहाँ कुछ है। गीता कहाँ है? हाँ? गीता कहाँ है? अंदर सो रही है। गीता? गीता? अभी यही तो सो रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अगर यहीं सो रही थी तो कहाँ जा सकती है? उसे लेने कोई आया था क्या? नहीं, सुबह दीपक आने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ। देखिए, हमें दीपक, सूरज और नीमा की लाश मिली है उनके घर से। क्या आप बता सकती है कि ये चैन नीमा की है? इतनी बड़ी गोल्ड चेन नहीं, ये नीमा की नहीं हो सकती। वो इतने अमीर है ही नहीं। सूरज के इलाज के लिए उन्हें 5 लाख जुटाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ये उनकी नहीं हो सकती। बेला जी, एक बात बताइए, अगर गीता यहाँ पर नहीं है तो कहाँ हो सकती है? कहाँ जा सकती है? हमें क्या उसके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी?
नहीं, उनके उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं। हाँ, लेकिन एक लंबा चौड़ा पठान कई दिनों से दीपक को ढूंढ जरूर रहा था। कुछ और? नहीं। अगर कुछ याद आए तो प्लीज फोन कर देना। अरे यार नीमा, बहुत देर हो गई, कम से कम एक कप चाय तो पिला दे। बस ये हाथ का काम समेट लूं, फिर बनाती हूँ। अरे तुम लोग अपना काम चालू रखो, मैं चाय बना देता हूँ। हाँ। यार नीमा, तुझे एक बात बोलूं, तू बड़ी खुशनसीब है कि तुझे दीपक जैसे पति मिले। अरे मतलब मेहमानों के बारे में जो इतना सोचता है, वो तो अपनी बीवी को पलकों पर ही बिठा कर रखता होगा ना। क्या पूरी फैमिली मर गई? ठीक है, तो तुम अभी इतना बौखलाओ मत। मर्डर हुआ है तो पुलिस तो आएगी ही ना। ऐसा करो, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ और तब तक इस शहर में मत आना जब तक हम ना बुलाएं। किसी काम की नहीं है मुस्टंडे, पैसा डुबा के ही मानेंगे। मैम, लोकल ज्वेलर से पता चला है कि वो केरला का डिजाइन। केरला पुलिस को फोटो भी भेज दी है। चेन बहुत ही महंगी है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि वो चेन किसकी है तो शायद हमें कोई लीड मिले। प्रदीप, जिस तरीके से बॉडीज को प्लेस किया गया था उससे कोई पर्सनल एंगल लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई खुन्नस खाया हुआ था, उन्हें देखना ही नहीं चाहता था। मैम, सॉरी गैंग के खिलाफ एविडेंस तो मिले हैं, पर मुझे भी ये एंगल पर्सनली लग रहा है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतनी गरीब फैमिली को कोई टारगेट क्यों करे। सूर्य गैंग का कुछ और पता चला? एरिया में कई जगह दिखाई दिए, रेड अलर्ट जारी किया मैम। प्रदीप, नीमा और दीपक का पर्सनल एंगल भी खंगाल, हो सकता है केस वहां से जुड़ा। नीमा, मेरी बात सुनना। मैं तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करने पर तुली हुई है? अपने निकम्मे पति और बच्चे की बीमारी के बोझ तले अपनी जवानी मत गला नीमा। अरे छोड़ ये सब झमेला और भाग चल मेरे साथ। मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं होने। हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? ना तो मेरा पति निकम्मा है और ना ही मेरा बेटा मुझ पर बोझ है। वो जगह तू अपनी फैमिली पे, समझा ना? मेरे पति और मेरे बेटे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। दोबारा से मुझे ये सब बातें बोली ना तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी तेरी, और मोहल्ले में भी जीना दुश्वार कर दूंगी तेरा मैं। दीपक के घर की तरफ जाने वाली गली के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें ये सब कैप्चर हुआ, और ये दीपक के घर से मेन रोड तक जाने का यही एक रास्ता है। प्रदीप, ये सोरी गैंग का तो नहीं लग रहा, पर ये लोग पीछे से भी तो आ सकते हैं ना। पीछे वाला रास्ता? वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं मैम, मोहल्ले के अंदर जाने का यही एक रास्ता है। इस बैग पे जिम करो, पता करो इस डिजाइन और इस कंपनी के बैग कौन सी दुकानों में बेचे जाते हैं। मैडम, हॉस्पिटल के अकाउंट डिपार्टमेंट से पता चला है कि दीपक ने इलाज के लिए 4 लाख की पेमेंट की है। इसमें से 3 लाख कार्ड से और 1 लाख कैश पे किया है। दीपक या उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, फिर इतने पैसे अचानक से कहाँ से आ गए? मैं दीपक की बैंक स्टेटमेंट निकलवाता हूँ। दीपक या नीमा का कोई रिश्तेदार जहाँ पर गीता जा सकती हो? भागलपुर गांव में कुछ रिश्तेदार हैं, पर गीता वहाँ पर भी नहीं है। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो बच्ची गई कहाँ? सेफ है भी है? मैंने दीपक के बैंक स्टेटमेंट को चेक किया, उससे क्लियर पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल को 3 लाख रुपए कार्ड से पे किए थे, और ये पैसे किसी वैष्णवी ने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वैष्णवी? कौन है ये वैष्णवी? अरे आओ दरोगा, आओ। कहिए कैसे आना हुआ? आपने दीपक को 3 लाख रुपए दिए थे। अब क्या करूं दरोगा बाबू, भलाई का काम ही नसीब में आया है। वक्त जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर देती हूँ, और दीपक को भी 3 लाख रुपए मैंने ही दिए थे, पर सब कुछ कानून के हिसाब से। वो क्या बोलते हैं उसको, बैंक ट्रांसफर। और जब वो पैसे नहीं लौटा पाया तो आपने वसूली के लिए किसी को भेजा था? आफ्ताब को भेजा था। और आपके उस आफ्ताब ने एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में उसको और उसके पूरे परिवार को ही मार दिया। दरोगा बाबू, अगर हम ऐसे ही लोगों को मारने लगे तो लोग हमसे पैसे क्यों लेंगे? 3 लाख रुपए दिए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी? सिक्योरिटी के तौर पे घर के पेपर दिए थे उसने। अब तुम बोलोगे उसके मकान के चक्कर में मैंने उसको मार दिया। तुम मेरा घर देखो और उसका मकान देखो। ये आफ्ताब का है? वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लखनऊ गया है घूमने। सर,
मैंने वैष्णवी के बारे में सब कुछ पता कर लिया कि पैसों की वसूली के लिए आफ्ताब नाम का एक बंदा जाता है। हिस्ट्री शीटर है वो, और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप भी है। बेला ने भी यही कहा था कि दीपक के पीछे कोई लंबा चौड़ा पठान पड़ा था। हो सकता है ये पठान आफ्ताब ही हो। अपने खबरों को अलर्ट करो, देखते ही आफ्ताब कब तक अंडरग्राउंड रहता है। सर, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब दीपक के घर में भारी गोल्ड की चेन थी तो उसने वैष्णवी से पैसे उधार क्यों लिए? बोल। भैया जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी मुझे। हर महीने पगार से काट लीजिएगा, और आप बोलोगे तो मैं ओवर टाइम भी कर लूंगा। हाँ बोल, कितने चाहिए? वो 4 से 5 लाख की जरूरत। क्या 4-5 लाख? भाई दिमाग ठीक है तेरा? 10-20 हजार की बात होती तो मैं सोचता भी। कुछ भी बोल रहा है। 4-5 लाख, चल जा अपना काम कर। 4-5 लाख? नहीं तू चीटर है। मैंने चीटिंग नहीं की है सूरज। अरे मेरी रानी यही नहीं गई है। चीटिंग कर रही है तू, चीटर। क्यों शोर पापा ने मचा? तू पहले तू चीटर है। सुनो मेरी बात। अरे चुप रहो। अब मैं तुमको सिखाऊंगा बिना चीटिंग के कैसे जीतते हैं। नीमा आओ बैठो। ये स्ट्राइकर है। इस ब्रूटल मर्डर केस में तकलीफों से गुजरता लेकिन हंसता खेलता परिवार उजड़ गया था, और इस अपराध को अंजाम देने वाले का कोई सुराग तक नहीं मिल रहा था। फिलहाल उस इलाके में लूटपाट करने वाला सोरी गैंग पुलिस के शक के घेरे में सबसे ऊपर था, लेकिन मुश्किल बात यह थी कि ये सिर्फ रॉबरी का केस नहीं था। दूसरी तरफ सूद पर पैसा देने वाली वैष्णवी थी, जिससे दीपक ने अपने बेटे के इलाज के लिए उधार में पैसे लिए थे और वो उसे लौटा नहीं पा रहा था। लेकिन क्या इन्हीं में से किसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, या फिर कोई ऐसा भी था जो अभी तक पुलिस के शक से बाहर था? सच बता दो वरना और बुरा हाल करेंगे तुम लोगों का। सर कहा तो उस रात हमने उसी इलाके में चोरी की थी सर, लेकिन मर्डर वाली जगह पे हमारा ग्रुप चोरी करने नहीं गया था। हमने जहाँ चोरी की थी वो घर कई दिनों से बंद पड़ा था सर। सर सच बोल रहे हैं साहब। चोरी करते करते मर्डर भी करने लगे तुम लोग। ये दीपक और उसकी फैमिली को क्यों मारा? और ये बच्ची कहाँ है? सर इसी बच्ची को मैंने उस रात सड़क पे देखा था सर। यही बच्ची है सर, डरी हुई थी और भागी जा रही थी। मेहता, अगर ये लोग सही कह रहे हैं तो फिर तो गीता जिंदा होनी चाहिए, लेकिन वो है कहाँ? अकेले हो यहाँ? डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? मैं बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? गीता। तुम्हें भूख लगी होगी ना? बच्चे को जानते हो आप? अरे ये तो वही है ना, दूसरे वाली गली में रहती है। सुना है इसकी माँ का मोहल्ले में किसी लड़के के साथ लफड़ा था। किसके साथ? वो तो नहीं पता। कुछ तो बताओ यार, कहाँ जाती है कहाँ आती है? अरे मैंने सुना था तो बता दिया, बाकी आप मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए किसी को। हाँ मुन्ना बोल। मैडम, पता चला है कि दीपक अपनी नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि उसका चक्कर और उसको किसी लड़के के साथ चल रहा था। मुन्ना, तुम ये रोज रोज नई नई कहानियां मत सुनाओ। कोई सॉलिड एविडेंस और जानकारी हो तो बताओ। मैडम, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उस लड़की की पूरी कुंडली निकाल कर आपके सामने रख दूंगा। कामकाज में ठीक था दीपक, पर सच तो यह है कि वो अपनी सैलरी से खुश नहीं था। अपने बेटे की बीमारी की वजह से उसकी पैसों की जरूरत थी भी बहुत ज्यादा। अब सर मुझे भी अपना धंधा रन करना है, किसी एक की सैलरी तो बढ़ा नहीं सकता, बाकी लोगों को भी जवाब देना पड़ता। उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई पंगा था? नहीं, ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं, पर हाँ सर कुछ पता लगेगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दीपक के सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से उसकी मौत हुई, वो भी मारने के बाद, यानी कि नेक्रोफिलिया। मतलब ये केस नीमा से कनेक्टेड है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई दीपक से नाराज हो, उससे बदला लेने का ये उसका तरीका। मैडम, केरला से गोल्ड चेन की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। वो गोल्ड चेन दरअसल में मुनी जमानी माला कहलाता है, और ये स्पेसिफिक डिजाइन खोजी कोड़े में बनाई जाती है, और खोजी कोड़े के जो ज्वेलर ने बनाई थी उसी का इनिशियल एस उस पर था। यानी कि वो एस सूरज के लिए नहीं था। कुछ बताया उसने कि वो माला उसने किसके लिए बनाई थी? पिछले साल ही उसकी मौत हो गई थी,
तब से वहाँ ऐसा कोई गहना नहीं बनाया गया। उसका एक बेटा था मैम, जो अब केरला में नहीं रहता, लेकिन पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। मैडम, मैम, धनीपुर ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी कब पकड़ा जाएगा? देखिए मैडम, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक की जांच में हमारे सामने कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं आया है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी गरीब फैमिली को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? I mean, इसके बाद क्या लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कातिल कौन हो सकता है? कोई सरफिरा या विकृत मानसिकता का इंसान। ऐसे लोग वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं जाकर छिप जाते हैं, लेकिन औरतों और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला चाहे जहाँ भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालें। थैंक यू। लेकिन मैम, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रही हैं, क्या आप उसे सच में पकड़ लेंगी? मुझे नहीं लगता है आपके पास कोई ठोस लीड है। हेलो, जिस केस की न्यूज़ तुम अपने चैनल पे चला रही हो ना, उस केस का कातिल मैं ही हूँ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? हाँ, एक मिनट, आप बस लाइन पे रहिए। पहले कभी ना दिखाए जाने वाली न्यूज, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसे अपराध की घटना जिसके बारे में देखना सुनना तो दूर, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैम, आपने न्यूज़ देखा? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने वास से 2 बार उसके सर पर वार किया। वही वास जो उनके घर को बहुत खूबसूरत बना रहा था। मैंने कपड़े भी घेरे, खाना फैलाया और पूरा घर तहस नहस कर दिया। और ये बेवकूफ़ पुलिस वाले मुझे छोड़ सोरी गैंग को ढूंढते रहे, जबकि मैं खुला घूम रहा था। तुम लोगों को क्या लगता है ये ऐसी निकम्मी पुलिस तुम लोगों की रक्षा करेगी? आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये निकम्मे पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते। हर सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी केस के चर्चे चल रहे हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता है इस केस को लेकर मुझ पर कितना प्रेशर है? आधी रात को उठकर आना पड़ा है मुझे यहाँ। इस तरह से सोल्व करेंगे आप इस केस को? मिस गायत्री, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, वरना अपने ट्रांसफर की तैयारी कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। आपको वो वीडियो कहाँ से मिला पूजा जी? वीडियो? वो तो मुझे एक रिलायबल सोर्स से मिला था। अगर उस वीडियो के फुटेजेस में कोई भी छेड़छाड़ या टेम्परिंग की गई होगी तो उस कातिल के पकड़े जाने के बाद में आप भी नहीं बचेंगे। हमारे इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने के जुर्म में मैं आपको भी बिहाइंड द बार कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो ऑथेंटिक है या नहीं। मैंने तो बस, मुझे अपने घर के बाहर एक सीडी मिली थी और फिर मुझे किसी का कॉल आया था। आपके सेंसलेस जर्नलिज्म के कारण लोगों में कितनी दहशत भर गई है उस हत्याकांड को लेकर, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी के बारे में सोचो। मेहता, सीडी इन से लेकर टेक्निकल टीम को भेज। वो सर, डैड सिर्फ अपने रॉयल और स्पेशल कस्टमर्स के लिए ऑर्डर पर ज्वेलरी बनाते। क्या ये चेन आपके यहाँ बनाई गई थी? सीरियल नंबर बताइए ना सर। जहाँ पे एस मार्क होगा ना सर, उसके नीचे देखिए ना। हाँ, R19/431। ओके सर, एक मिनट। ये चेन ना अलीगढ़ से शाजिया फरहान के ऑर्डर पे बनाई गई थी। रिकॉर्ड में पूरा एड्रेस और नंबर है, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर। क्या ये चेन शाजिया की है? ये चेन तो शाजिया का ही है, पर आपको कहाँ से मिला? शाजिया कहाँ है? शाजिया अब नहीं रही। 15 दिन पहले उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। शाजिया की कोई फोटो है आपके पास? अभी ज्वेलरी के साथ उसे हमने दफन किया था। शाजिया के साथ ये बच्चा कौन है? ये हमारा नवाज है, शाजिया का बेटा। चैन की मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो मेहता, कोर्ट से ऑर्डर निकलवाओ। इस ताजिया की बॉडी को निकलवाते हैं, एग्जामिन करते हैं। मैम, मुन्ना का फोन भी आया था। उसने बताया कि नीमा के मोहल्ले में एक लड़का रहता है कमल, वो नीमा को पसंद करता था। ले आओ उससे भी। डेड बॉडी पर एक भी ज्वेलरी नहीं है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
साहब मैं सच्ची कह रहा हूँ साहब, उस रात मैं अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था साहब। आप चाहे तो रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं, पूरी रात वही था। तेरी चचेरी बहन का एड्रेस दे। मैम, कमल ने बताया कि वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया हुआ। हमने चेक किया और मुन्ना का कहना है कि कमल का प्यार एक तरफा था, नीमा की तरफ से कुछ नहीं था। तुमने ये साजिया फरहान की फाइल पढ़ी मेहता? इसके साथ भी नेक्रोफिलिया हुआ था जैसे नीमा के साथ, और साजिया के साथ तो उसकी डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालकर बलात्कार किया गया। जर्नलिस्ट का क्या? मैम, किलर ने जर्नलिस्ट को जिस नंबर से फोन किया था वो फेक आईडी पर लिया गया था, वहां तो डेड एंड है। मेहता, इन सब के पीछे जो कोई भी है, ये सब कुछ प्लान किया है। वो ऑयल स्टैंड्स का प्लान करना, खाना जानबूझकर छोड़ना, नीमा के अफेयर वाली बात, दीपक के ऑफिस की प्रॉब्लम वाली बात, ये सब कुछ डेड एंड पर जाकर ठहर जाती। इसका मतलब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू से ही गुमराह किया गया। वो क्राइम सीन सिर्फ और सिर्फ हमें मिसलीड करने के लिए क्रिएट किया गया था। क्या सच में इस हत्याकांड की जांच उस शातिर अपराधी के बिछाए जाल में उलझती जा रही थी? इन्वेस्टिगेशन में ये इशारा जरूर मिल रहा था बार बार कि जुर्म करने वाला एक नेक्रोफिलियाक है। अपराधी इतना शातिर था कि हर मिला हुआ सुराग अधूरा था। शहर के लोग दहशत में और पुलिस बेबस, बस एक लीड मिलने का इंतजार कर रहे थे सब। पापा, आपने फिर से पकड़ लिया। मेरा चुपकली इधर बैठा है, आजा बाहर। चल चल, अब मम्मी को ढूंढते, आजा। मम्मी 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 कहाँ छुपी है? ये पकड़ लिया। जिस दिन शाजिया की मौत हुई थी उस दिन शाजिया के घर पर कोई ज्वेलर आया था। शाजिया ने अपनी सहेली को फोन करके कहा था कि अगर उसे ज्वेलरी देखनी हो तो उसके घर आ जाए, क्योंकि वो ज्वेलर बहुत ही सस्ते दामों में ज्वेलरी बेच रहा था। हालांकि शाजिया की सहेली शाजिया के घर नहीं आई थी और शाम को जब शाजिया के पेरेंट्स घर आए तो उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है मेहता, क्या कातिल ने जानबूझकर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया कि वो दीपक और नीमा को मारना चाहता था? उसका टारगेट आखिर कौन था, दीपक या नीमा? और फिर इसमें साजिया कहाँ फिट बैठती? मैम, यहाँ हत्या का मोटिव समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बच्ची गीता भी नहीं मिल रही। सच कहूं तो मुझे उस बच्चे की फिक्र होने लगी। पता नहीं ठीक होगी भी या नहीं। हेलो, ठीक है वानिका। किसका ये? सब ये मेरा नहीं है, वो मैं माधव भैया के लिए डिलीवरी लेने आया था। माधव कौन? माधव पांडे? हाँ, वही फर्नीचर वाले माधव। दीपक के काम छोड़ने के बाद तूने शाजिया की लाश कब्र से निकाली और दीपक के घर जाकर क्राइम कर दिया। मैं किसी शाजिया फरहान को नहीं जानता। दीपक और उसकी फैमिली को कैसे मरवाया? सर, मैंने ना किसी को मारा ना मरवाया, क्योंकि सर मैं अच्छी तरह जानता था कि दीपक में कंप्लेंट करने की ना तो हिम्मत थी ना टाइम। सर वो तो अपने परिवार में परेशान था। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कोई खूनी नहीं हूँ। सब मुझे जाने दो सर। क्या गीता का वहां भी कुछ नहीं पता चला? उस माधव ने कुछ कन्फेस किया? नहीं मैम, कट्टो का इलीगल बिजनेस से यही कन्फेस किया। उसका कहना है कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। चार्जशीट तैयार करो, इलीगल वेपन और ट्रैफिकिंग के केस में अंदर ही रहो। मैम, कमल से भी कुछ निकल नहीं पा रहा है। वो उस रात अपनी चचेरी बहन की शादी में गया था और सुबह 6 बजे निकला था वहां से। जी क्या? ठीक है, हम आते हैं। क्या वो? मैम, रसूलपुर में एक लड़की मिली है जिसकी डिटेल्स गीता की डिटेल से मैच करती है। आ रही हूँ बाबा। गीता का? कौन गीता? मैडम, आप ऐसे अंदर कैसे जा रहे हैं? सही, यहाँ ढूंढो। मैं कह रही हूँ ना, वहाँ कुछ नहीं है। आप ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हैं? मैं बोल रही हूँ ना सर, मैडम मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कौन कौन रहते हैं यहाँ पे? मैं और मेरा पति। मैडम देखिए, आप जाइए यहाँ से।
चप्पल तो किसी बच्ची की लगती है। मैंने कहा ना, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। एक तो आप बिना किसी परमिशन के मेरे घर में घुस आए हैं और ऊपर से मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ से। मैडम वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं। हाँ तो देखने दो, बाहर आओ, डरो मत। हमें ना किसने किडनैप किया इसे? तूने किडनैप किया, तेरे पति ने। आओ। मैडम, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैं माँ नहीं बन सकती। इसलिए जब मैंने गीता को देखा तो मेरा मन नहीं माना और मैं अपने साथ अपने घर ले आई। हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरा पति शराबी है, इसलिए मैंने गीता के बारे में अब तक उन्हें कुछ नहीं बताया। पता नहीं, गीता किसी भी आदमी को देखती है तो ऐसे डर जाती है कि अलमारी में जाके छुप जाती है। अगर ऐसी बात है तो तुमने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम पिछले 15-20 दिनों से इस बच्ची की तस्वीर लेकर यहाँ वहाँ ढूंढ रहे। मैंने न्यूज़ में देखा था कि मर्डरर ने किस तरीके से आप लोगों को चैलेंज किया था। मुझे गीता की जान की चिंता है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, लेकिन गीता ने अपने माँ बाप के कातिल को देखा है। गीता बेटा, डरो मत, याद करो और बताओ उस रात क्या हुआ था, क्या देखा था तुमने? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, उसे सिर्फ पीठी नजर आ रही थी और वो बार बार अपने हाथों पे ऐसे खुजा रहा था। और कुछ चीज, कुछ और देखा तुमने? कुछ याद है तुम्हें? हाँ, उसने अपने कान में बाली पहनी थी। मुन्ना, वो आदमी बार बार खुजली करता था, कान में बाली पहनता था। क्राइम सीन पर उसने ड्रिंक भी किया था, शायद अल्कोहलिक हो। ऐसे किसी भी आदमी के बारे में चारों तरफ पता करो, ढूंढो उसे, ठीक है? अच्छा मुन्ना, तुमने एक बार नीमा के अफेयर के बारे में बात बताई, पर आगे कोई लीड नहीं दी। कि बच्चे को ही जानते हो आप? देखो भाई, लड़के के बारे में कुछ मालूम नहीं मुझे। माँ के बारे में पूछेंगे तो मोहल्ले में कोई भी तब वो खुजली करते जा रहा था और मेरे को नीमा के बारे में बता रहा था। तुमने उसे देखा था? स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब, कोशिश करूंगा। मर्डर के दूसरे दिन ही वो हमारी आंखों के सामने था, हमें मिसलीड करता रहा और हम उसे नहीं पहचान पाए। आज की तारीख में हमारे पास केवल उसका स्केच है और हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। हेलो, क्या? कहाँ? कोलकाता? आप मुझे फैक्स कर सकते हैं? जी, प्लीज नोट डाउन द नंबर 44343610। कोलकाता में भी आज से 2 साल पहले नेक्रोफेलिया का केस हुआ था, वहां भी विक्टिम का बेटा गायब। मैडम, कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर से फैक्स आया है। विक्टिम का नाम मौसमी। उसे मारने के 2 दिन बाद तक उसकी डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया गया था। उसका 12 साल का बेटा था, आखिरी बार वो खुर्जा में देखा गया। इस मामले में भी सस्पेक्ट एक साड़ी बेचने वाला था जो अक्सर मौसमी से मिलने आया करता था, क्योंकि मौसमी को नई डिजाइन की साड़ियों का शौक था और वो उसकी कमजोरी थी। ये वही स्केच वाला है शायद, जिसके शिकार सारी औरतें और उनके बच्चे हुए। लेकिन मैम, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि इस बार कोई कोइंसिडेंस ना हो, उसकी मोडस ऑपरेंडिंग ही ऐसी हो। वो पहले औरतों की कमजोरी का पता लगाता हो, उसके बाद में उन्हें अपना शिकार बनाता हो। लेकिन नीमा की वीकनेस क्या थी? सूरज और उसके इलाज में लगने वाली महंगी दवाइयाँ। मेहता, एविडेंस में जो हमने दवाइयाँ रखी थी, पता करो दवाइयाँ कहाँ से लाई गई थी। क्या ये मेडिसिन आपके स्टोर की है? हाँ, ये मेडिसिन हमारे स्टोर की। क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है? हाँ, शायद ये आदमी हमारे स्टोर पर मेडिसिन लेने आया था। हाँ, याद आया। उसने बताया था कि वो अलीगढ़ हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है।
मना किया ना तुझे, कभी सुनता नहीं है मेरी बात। ऊपर कर पैर। अभी ज्यादा बीमार हो गया तो फिर फुटबॉलर नहीं बनना तुझे। डॉक्टर सर की बात सुनता है ना मेरी बात सुनता है। डॉक्टर साहब को कुछ भी बोले, ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो अपने बुढ़ापे तक भरपूर जीते हैं। आप बस इलाज चलने दो। दवाइयाँ इतनी महंगी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा अब तो हम लोगों के पास। एक आदमी को जानता हूँ जो ऐसे बीमारियों की दवाई आधे से भी कम दाम में देता है। आप चाहो तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। हाँ हाँ, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम लोगों के ऊपर। कल सुबह ही मैं दवाई लेके आता हूँ। आप अपना एड्रेस दीजिए। जी देती हूँ। चेक करो। ये नीमा और उसकी फैमिली, इसने जिस जिसको मारा उनकी निशानी अपने पास रख ली। पता नहीं और कितनों को मारा होगा इसने। गिनते रहिए साहब, बहुत है। किसे ढूंढ रहे थे? मुझे? बहुत ज्यादा वक्त नहीं लग गया आपको मुझे ढूंढने में, जबकि मैंने बहुत सारे सुराग छोड़ दिए। जहां जाता था वहां सुराग छोड़ता था। ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा साहब? नहीं 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 नहीं, मारोगे तो कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसे सब कुछ बता दूंगा। कैमरा में देख के बोलना है या फिर आपको देख के? तू ऑन कैमरा मार खाएगा या ऑफ कैमरा? मैडम ये मत समझना कि आप लोगों ने मुझे पकड़ा है। मैंने खुद पुलिस को यह चांस दिया कि वो मुझे ढूंढ ले। दरअसल अब मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को मेरी कहानी पता चलनी चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि मैं कोई शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार हुआ हूँ। मुझ पर भी जुल्म हुए हैं, मैं भी विक्टिम हूँ। इसीलिए तूने एक के बाद एक मर्डर किया, उन लोगों का भी जिनका कोई कसूर नहीं। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने? आपके बाल भी सीधे हैं क्या? हाँ, मैं भी सीधी और मेरे बाल भी, पर जलेबी की तरह। तू ये बता कि सूरज और नीमा ने तेरा क्या बिगाड़ा? मैंने तो उसकी मदद करी है। कैसे डांट रही थी उसे? मना किया ना तुझे, क्यों उतर रहा है बेड से? कभी सुनता नहीं है मेरी बात। अब ये बता कि ये सब तूने क्यों किया? कोई अपने बच्चों को डांटे, उन पर अपना हक जमाए, उनको तकलीफ दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैडम, ये सभी औरतें वही कर रही थी। मुझे जितना तुझ पर गुस्सा आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तरस आ रहा है। जिस माँ की जातियों और परवरिश की तू बात कर रहा है ना, तू बिल्कुल उसके जैसा बन गया। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुझे ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ना कि दूसरा कोई तुझ जैसा ना बने। नवीन पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ था। उसे ये लगता था कि वो शिकारी नहीं, वो खुद शिकार है। जबकि सच्चाई ये है कि एक मानसिक आघात ने उसे नेक्रोफिलियाक बना दिया था। उसने जो किया था वो कोई मामूली अपराध नहीं था। महिलाओं के प्रति भारी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था और प्रतिघात में वो मासूम औरतों पर हमला करता था। अपने ऊपर हुए घात से उबरकर सही दिशा में बढ़ना ही इंसानियत है। यही फर्क है एक अच्छे नागरिक और एक अपराधी के बीच में। आप अपनी हर प्रतिक्रिया में नैतिकता को याद रखें। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दयाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। छह महीने हो गए इंतजार करते करते। आज सीधे सीधे बता भी दो, कब कर रहे हो हमसे शादी? अरे हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे ही हमारा तलाक हो जाएगा ना, बस हम पूरी तरह तुम्हारे हैं। ये बात तो हम कब से सुनते आ रहे हैं। अरे तो अगर तलाक नहीं भी हुआ तो तुम्हें पूरी तरह खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? नहीं भी हुआ मतलब? तुम हमारे साथ सिर्फ मजे करना चाहते हो? तो जिंदगी में मजे के अलावा रखा ही क्या है? छोड़ो मुझे। बस एक दूसरे को खुशी देते रहो। देखो हम बताते कैसे। ऐसे। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। स्वीटी, मजे करेंगे, करो मजे। बदतमीज। स्वीटी,
स्वार्थ और विश्वासघात, ये दोनों किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। किसी का चेहरा देखकर उसकी नीयत का पता नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी एक बड़ा सीधा साधा सा दिखने वाला इंसान भी भयानक वारदातों को अंजाम दे सकता है, ऐसी वारदातें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी ऐसे ही दगाबाजों और उनकी चपेट में आई मासूम जिंदगियों की है। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक। उड़ा ली गुलछर अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसे बहुत फट्टू है, हमें आते देखते ही भाग गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने नई गाड़ी ली है इसलिए वो मिठाई देने आया था। अच्छा, अगर हम अभी घर नहीं आते ना तो उसके साथ कार में घूमने जाने का भी प्लान था ना? पिंकी बेटा तुम अंदर जाओ। कम से कम पिंकी के सामने तो ऐसी बातें मत बोलिए। तो तलाक क्यों नहीं दे देती हमें? उसके बाद जितने मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं ना, उड़ाते रहना। गुलछर्रे हम नहीं, आप उड़ाते हैं बाहर। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। और रही बात तलाक की, भूल जाइए उसे आप। और आपको तलाक देकर हम अपनी पिंकी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। और अगर आपको तलाक चाहिए तो ये घर और गांव की प्रॉपर्टी मेरे और पिंकी के नाम आप कर दीजिए। मनीषा, दीपक, तुम यहाँ कैसे? पूरे 11 साल बाद मिल रही हो तुम्हारी शादी के बाद। अरे मैं तुम्हारे पुराने पति पे गई थी, फिर पता चला कि तुम वहां पे रहते ही नहीं हो। वो तो 4 साल पहले ही छोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ कब आई? पिछले साल मेरे पति के एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फिर माँ बाप के पास आ गई। अब वो भी नहीं रहे तो भाई रवि अब मेरा सहारा है। बच्चे तो कभी हुए ही नहीं। मैं तुम्हारा जैसा प्यार अपने पति को कर ही नहीं पाई दीपक, और ना वो मुझे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? मेरी बीवी, उसका होना ना होना सब बराबर ही है। जगह जगह मुंह मारती फिरती है। अब लगता है माँ बाप के आगे जिद कर ली होती तो मैं तुम्हारी बीवी होती दीपक। पर अब तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है बीच में आने के लिए। हम लोग वापस से एक हो सकते हैं मनीषा। 11 साल पहले जो खुशी हम एक दूसरे को देते थे वो आज भी दे सकते हैं। सुनिए जी, आपके पति दीपक वर्मा है ना जी? आपके पति को हार्ट अटैक आया है। क्या? उनको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया मैंने। आप कौन है? मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। जल्दी आइए। सीट बेल्ट बांध लो आप। पापा, हाँ, माँ कहाँ है? वो कब आएंगी? कब गई थी? दोपहर में। वो फोन घर पे भूल के गई है। आने तो उसको बताता हूँ अभी। आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मनीषा? बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो। हाँ, हम बुलाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? देख लेने दो, मुझे किसी का डर नहीं। मनीषा, अरे मिठाई तो लाओ। तुम ना मुंह मीठा करो। पर ये कौन है? पहचाना नहीं? ये मेरा भाई है रवि। 11 साल पहले मिले थे तो छोटा सा था और हमारी मदद करने लायक नहीं था, लेकिन अब इसने हमारी मदद कर दी है। तुम्हारी बीवी को हमारे रास्ते से हटा दिया दीपक। सर पता नहीं हमारी बीवी राधा कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं नहीं मिल रही।
सर प्लीज कुछ कीजिए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तुम निराश मत हो, तुम्हारी बीवी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यादव, जी सर। इनकी मिसिंग कंप्लेन लो और कार्रवाई शुरू करो। आइए। थैंक यू सर। हेलो, सर बॉडी आधी जली हुई है, चेहरा भी काफी बिगड़ चुका है। ऐसा लगता है किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की है। सर, ये सैंडल मिला है। कुछ मिला? सर अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके। कितनी मिसिंग कंप्लेन है? सर तकरीबन 20 से 22 होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है सबको शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। मनीषा अपना खोया हुआ प्यार हर हालत में पाना चाहती थी, इसलिए उसने एक हत्या की साजिश रची। वहीं दीपक, जब उसे अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पता लगा तो पुलिस के पास जाने के बजाय उसने मनीषा का साथ दिया। दीपक और मनीषा ने स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन इसमें राधा का क्या दोष था? और पिंकी, वो छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। माँ, कितनी बार कहा है आपको? हमें बुलाया करो ना, हम हैं ना। बताओ आपको क्या चाहिए? अरे बेटा, इस उम्र में थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ता है। अब तुझे बार बार तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपने ऐसे कैसे सोचा? बेटी है तुम्हारी, आप हक से बोलो। जिंदगी भर हमें तो तुम्हें संभालना है। आइए आराम से। अच्छा माँ, हम चलते हैं, आप ध्यान रखिए अपना। ये लो सामान की लिस्ट, आगे से खुद ही जाना सामान लाने के लिए। इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। प्रकाश, ये बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए। क्या 500 रुपए खर्च हो गए? मुझे तुम्हें सामान लेने भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता नहीं मेरी हालत क्या है? अरे ब्यूटी पार्लर से इतनी इनकम नहीं हो पाती है, और तुमसे ना हम कमाई की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। हम तो कब से कह रहे हैं इस घर को बेच देते हैं, पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इतना बड़े घर का करेंगे क्या? एक छोटा सा घर ले लेते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच दे घर? ये हमारा पुश्तैनी मकान है। दादाजी और पापा ने बड़े प्यार से इस घर को बनाया है। काफी यादें जुड़ी इस घर से, हम नहीं बेच सकते ऐसे। उन यादों को अचार डालोगी क्या? माँ की तबीयत देखी है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जहाँ भी बैठती है वहाँ पे कपड़े गंदे कर देती है। कम से कम उन पैसों से माँ के लिए एक अच्छी नर्स रख सकते हैं। प्रकाश, अगर तू नौकरी कर लेना तो भी इस घर की हालत सही हो सकती है, समझा? हाँ, मेरे काम करने से सब ठीक हो जाएगा, पर ये घर मत बेचना। तो फिर से शुरू हो गया, और मेरे जीते जी ये घर नहीं बिकेगा, समझे? अरे राजू, प्रीति दीदी, हाय। पढ़ाई कैसे चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है दीदी। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू दीदी। ए, क्या कर रहा है उधर? स्कूल नहीं जाना? चल अंदर जा और जाके तैयार कर। ए, है क्या हाथ में? क्या ये? चॉकलेट। कितनी बार कहा है अजनबी लोगों से कुछ मत लिया कर। समझ में नहीं आती बात एक बार में? चल ना। सुन, पता है ना माल किसको पहुंचाना है? पता है चाचा, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले अंकल हमें पकड़ लेंगे। चुप कर। छोटे बच्चे पर कोई शक नहीं करता। काम करेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। चल फटाफट दे क्या। शाबाश। खा बेटा। अरे प्रीति, आओ बेटा आओ, तुम्हारी राह देख रहे थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते फूफा जी। खुश रहो बेटा। हाय विनोद भैया। मैं ना
कहती थी कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ी? ये सब क्या चल रहा है माँ? हमें कुछ समझ नहीं आया। अरे प्रीति बैठ बैठ। वो क्या है ना प्रीति, विनोद हमें बहुत पहले से कह रहा है कि हमको प्रीति से ही शादी करनी है। हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन माँ हमें ऐतराज है। विनोद हमारा कजिन भाई है, बचपन से उसे भैया कहते आ रहे। अब ये अचानक से पति कैसे मान लूं मैं? सब जानते हैं कि विनोद हमारे जेठ का लड़का है। उनके स्वर्गवास होने के बाद हमने विनोद को गोद ले लिया था। अरे तुम्हारा भैया कहाँ से हुआ? अब कितना अच्छा रिश्ता है ना, घर की बात घर में रहेगी। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रीति प्रीति बेटा अचानक ये सब बात सुन के परेशान हो गई होगी, थोड़ा वक्त दो उसको सोचने के लिए। तू बैठ बेटा, प्रकाश उठ, ले समोसा खा, बैठ बैठ बैठ। घनश्याम क्या से लाया हूँ, बहुत पसंद है ना तुझे, खा। प्रीति तुम शादी के लिए इनकार क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना हम तुमको बचपन से पसंद करते। बचपन में खेल में हर बार तुम हमारी पत्नी बनती थी। तब की बात और थी, खेल था वो। हमने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। देखो प्रीति, मेरा दिल मत तोड़। तुम्हें चाहिए तो और समय ले लो। हम सब सोच समझ कर कह। बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी। अगर तुमको शादी नहीं करनी है ना तो ये घर बेच दो। ये घर हमारे भैया और पापा का है, इसमें हमारा भी हिस्सा निकलता है। सुन रही है ना आप? हमको हमारा हिस्सा चाहिए। ये सब कह के काहे को बात बढ़ा रही हो? देखो कितने परेशान हो गए तुम, दिमाग थोड़ा शांत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रीति को भी थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, जल्दी क्या है? अब खाओ बेटा, तुम समोसा खाओ, लो लो, अरे खाओ बेटा। ओके थैंक यू। सॉरी आई एम सॉरी। आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात ये नहीं। श्योर ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मेरा एक बिजनेस है, आई मीन MK एडल्ट डाइपर की जो एजेंसी है ना, वो मेरे पास ही है। उसी की मैं डिलीवरी करने आया था यहाँ पे। अगर आपकी पहचान में कोई एडल्ट हो जिनको इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। वो हमारी माँ बीमार रहती है, तो क्या आपका प्रोडक्ट उनको काम आएगा? बिल्कुल आएगा, और सबसे अच्छी बात तो ये बहुत ही रीजनेबल है और कंफर्टेबल भी। ये बुजुर्गों को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया है। वेट वेट वेट, ये लीजिए। ठीक है, कितने पैसे हुए? अरे नहीं, ये तो सैंपल है। आप इसे लेकर जाइए, अपनी मम्मी को बोलिए इसे इस्तेमाल करें। अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो नेक्स्ट ऑर्डर आप जब देंगी ना तब मैं पेमेंट ले लूँगा। ओके ठीक है, थैंक यू। आपका पता? जी वो कस्टमर फॉर्म भरवाना पड़ता है ना, ये देखिए। अच्छा लिखिए। थैंक यू। प्रीति जी। ओह हाय। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आंटी जी की तबीयत? माँ भी ठीक है। और हाँ, वो डाइपर्स की वजह से काफी सुकून है उनको। थैंक गॉड। वो मैं यहाँ पे खाने के लिए आया था। यहाँ बहुत अच्छा पूरी भाजी का स्टॉल है, बहुत फेमस है। आप खाएंगी मेरे साथ? नहीं नहीं थैंक यू। क्या नहीं नहीं, आइए ना प्लीज, बैठिए। चलते, अरे प्लीज प्लीज चलिए ना, वैसे भी अकेले खाने का मन नहीं होता है। प्लीज प्लीज। खाने तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं काफी अच्छा है। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? माँ है और भाई है बस। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी जिंदगी में बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। और बीवी बच्चे? मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। वैसे कोई लड़की मिली ही नहीं आज तक, लेकिन हाँ जिस दिन मिलेगी ना उस दिन डायरेक्ट शादी ही करूँगा। प्रीति? विनोद? कौन? विनोद? विनोद? अरे निकल रहा हूँ ना, एक मिनट। विनोद? क्या हुआ? क्या बोले तू? हुआ? क्या करता है सीधा? हमारी होने वाली बीवी है, समझ गए? विनोद जी क्या बदतमीजी है, ये सेल्समैन है। हमने माँ के लिए डायपर भी इनसे लिए थे। हम जानते हैं इन्हें।
मिल गए थे तो पूरी भाजी खाने आए थे बस। पूरी भाजी? प्रकाश लेके जा इसको। चल चल हम करवाते हैं तेरी आशिकी। चल बैठ। क्या देख रहे हो बे? प्रीति के आसपास भी नजर आए ना, जिंदा गाड़ देंगे तुमको। ये जो डायपर लेके घूमते रहते हो ना, वो तुम्ही को पहनना पड़ेगा, समझ गए? चल चल निकल। वो ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतज़ार करने के बजाय तुम्हें फ़ोन करें तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा नंबर देती हूँ। वो क्या ना, विनोद मेरा फ़ोन चेक करता है। ठीक है, और हमारा पुराना नंबर भी ना बंद हो गया है, तो हम तुम्हें नए नंबर से फ़ोन करेंगे। ठीक है? ठीक है। भैया दिन में ये सप्लाई का काम और रात को चौकीदारी, दो काम करके दिमाग भर आ गया है। पर क्या करें, परिवार के लिए सब करना पड़ता है। चंदन फोन दे जरा अपना। क्या बात, नई लौड़िया पटाई होगा? भैया मौज तो आप ही ले रहे हैं, आज ये कल वो परसों कोई और हैं? हाँ वो हम मनोहर लॉज जा रहे थे क्लाइंट से मिलने के लिए। अगर तुम फ्री हो तो वहीं आ जाओ, वहीं से फिर घूमने चलेंगे। कम। दीपक तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? क्या हुआ? पापा, आंटी मुझसे बहुत काम करवाती है, मुझे होमवर्क भी नहीं करने देती। बेटा वो तुम्हारी माँ है, माँ की तो सेवा करनी चाहिए ना। चलो जाओ अभी अंदर जाओ, और आगे से ना इन सब बातों के लिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? चलो जाओ। आज भी खाना बाहर से खाकर आए हो दीपक? अरे आज भी ज्यादा काम था इसलिए बाहर ही खा लिया। दीपक, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम मुझे अच्छी तरह देखते भी नहीं हो। तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? कितना शक करती हो तुम? हम अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, और अगर सबूत चाहिए तो चलो अंदर। अरे इस हालत में नहीं दीपक, डॉक्टर ने मना किया है। तुम्हारे ना यही नखरे पसंद नहीं है मुझे। दीपक! हाँ दीदी। रवि, हमें लग रहा है कि दीपक हमसे कुछ छुपा रहा है। शायद उसका कहीं चक्कर चल रहा है। सर हमारी बहन प्रीति कल शाम से घर नहीं आई है। उसके ब्यूटी पार्लर से पता चला है कि वो कल 6 बजे वहाँ से निकल चुकी थी। तो तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कल शाम को क्यों नहीं लिखाई? पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखती कहाँ है? प्रीति रोज कितने बजे घर आती है? वैसे तो सर वो 8 बजे तक आ जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा लेट आ रही थी। क्यों? शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। किसके साथ? पता नहीं सर, मैंने कभी पूछा नहीं। शर्मा, प्रीति की डिटेल्स इनसे ले लो। सर। तुम्हें किसी पे शक है? प्रीति का किसी से कोई झगड़ा या अनबन थी? विनोद कहने के लिए हमारा कज़न है, वो प्रीति से शादी करना चाहता है, पर प्रीति उसे शादी नहीं करना चाहती है। विनोद, हम तो प्रीति से 2 दिन पहले मिले थे, हमको क्या पता वो कहाँ है। हमने सुना है तो प्रीति को बहुत परेशान करता है, बहुत चिल्लाता है उस पर। सर प्रीति को तो हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, हमें भी उसकी फिक्र है, और आप हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। अब प्रीति की माँ अनुराधा का फोन भी आया था, वो बहुत परेशान है। आप प्रीति को ढूंढिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर प्रीति की मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन संगटा जंगल के आसपास की है, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, ना कोई लेट नाइट कॉल्स, ना कोई ऐसे कॉल्स जिस पे बहुत देर तक बातें हुई। सभी कॉल्स या तो काम से रिलेटेड थी या तो फैमिली के साथ। सर संगठन जंगल में एक लाश मिली है।
जरा चेक करो, जरा आसपास चेक करो। सर ये तो प्रीति है। जिसका डर था वही हुआ। सर इसका सिर फटा हुआ है, शायद किसी भारी चीज से वार किया गया है। सर ये सैंडल देखिए, मतलब वो सैंडल भी प्रीति की थी और वो यहाँ से कुछ दूरी पे मिली। सर वहाँ से यहाँ तक घसीटा जाने का, खींचने का कोई भी निशान नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रीति यहाँ भाग कर पहुँची। हाँ तो ये प्रीति यहाँ जंगल में क्यों भाग रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का किसी ने किडनैप कर लिया हो और बाद में जब उसका किडनैपर यहाँ उसे मारने के लिए ला रहा हो तो ये बचकर भाग निकली। किडनैपर ने उसका पीछा किया और इस स्पॉट पे आके उसे दबोच लिया और मार डाला। सर ये मोबाइल और ये पर्स मिला है। मोबाइल को एविडेंस बैग में डालो और साइबर सेल में भेजो। सर नहीं सर, कुछ नहीं है। गुप्ता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 22 फरवरी की रात 6 से 9 बजे के बीच हुई है। मौत की वजह सर पे भारी चीज, मतलब हथौड़े जैसी किसी चीज से कई बार वार किया गया है। शर्मा, प्रीति की 22 फरवरी की सारी टावर लोकेशन निकालो और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर जंगल के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। प्रीति के घर के आसपास कुछ कैमरास मिले हैं। एक टीम उसकी फुटेजेस को खंगाल रही है। सर हमने प्रीति की ब्यूटी पार्लर क्रॉस चेक किया, लेकिन प्रीति अपने पार्लर से करीब 6 बजे के आसपास निकल गई थी। फिर वो संगठा के जंगल में कैसे पहुंची? शर्मा, उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ। प्रीति के भाई ने बताया था प्रीति का किसी के साथ अफेयर था। सर उसने कहा तो था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सर माँ, घर की तलाशी लो। सर क्या ढूंढ रहे हैं साहब? किस चीज की तलाशी? सर क्या ढूंढ रहे हैं आप? तलाशी के बाद बताते हैं। सर ये फोन में। ये फोन किसका है? ये तो प्रीति का ही फोन है, पर सर वो इसे इस्तेमाल नहीं करती थी। ठीक है सर प्रीति के पुराने फोन को चेक किया। पिछले 1 महीने से वो सिर्फ एक नंबर से बात कर रही थी। सर वो नंबर किसी चंदन मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है। उठा के लाओ चंदन मिश्रा को। सर हमने कुछ नहीं किया है। साहब उस दीपक सिन्हा का अफेयर चालू था प्रीति के साथ। उससे बात करने के लिए वो हमारा फोन इस्तेमाल करता था। कभी कभी तो खुद ही जेब से निकाल लेता था साहब। पुरानी जान पहचान थी तो हमने मना भी नहीं किया। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब। हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है साहब। ये देखिए साहब, ये है दीपक सिन्हा। शर्मा, इस दीपक सिन्हा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर दीपक सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली। दीपक सिन्हा की 2 शादियां हुई। उसकी पहली बीवी राधा 8 महीने पहले 14 जून को अचानक से गायब हो गई। दीपक सिन्हा ने शिवनगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज की। लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि राधा के गायब होने के 1 महीने के अंदर दीपक ने दूसरी शादी कर ली, मनीषा के साथ। इंटरेस्टिंग। सर अभी दीपक मनीषा और अपनी पहली बीवी से हुई बेटी पिंकी, उनके साथ शिवनगर में ही रहता है। शर्मा, शिवनगर पुलिस स्टेशन में जाके पता करो कि राधा मिसिंग केस का क्या हुआ। सर जिस दिन दीपक ने राधा की मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी उस दिन कमला नगर में एक जली हुई लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला 25 से 30 साल की औरत थी। गला घोंटकर उसको मारा गया। मैंने कुछ लोगों को बुलाया था बॉडी की शिनाख्त के लिए। पता नहीं हमारी राधा किस हाल में होगी। राधा मिसिंग केस तो अभी भी ओपन है, लेकिन राधा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपने बॉडी की डीएनए टेस्ट करवाई थी? नहीं, हमने डीएनए सैंपल लिया था, लेकिन चौबे फैमिली ने जब बॉडी की शिनाख्त कर ली तो हम लोगों ने बॉडी उनको सौंप दी। वेरी गुड शर्मा, ये डीएनए प्रिजर्व है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। इस चौबे दंपति को ढूंढो, उनकी जरूरत पड़ेगी। तब तक मैं इस दीपक की खबर लेता हूँ। ओके सर। प्रीति? कौन प्रीति सर? मैं किसी प्रीति को नहीं जानता सर। नाटक बंद कर। वो चंदन है ना तेरा सिक्योरिटी वाला, सब उगल दिया उसने। तेरा अफेयर था ना प्रीति के साथ।
दीपक, ये सब क्या है? इंस्पेक्टर सर क्या बोल रहे हैं? 22 फरवरी की शाम को 6 से 8 बजे के बीच कहाँ था तू? मैं तो ऑफिस में ही था सर। अच्छा, क्या सबूत है? सर सबूत तो हम खुद हैं सर। हमारा प्रीति के खून से कुछ लेना देना नहीं है सर। मैंने खून कब कहा? मैंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। तो तुम्हारी बेटी? जी सर। जब तक प्रीति के कातिल नहीं पकड़े जाते शहर छोड़ के मत जाना। आपकी बेटी शुभांगी के केस के बारे में आपसे बात करनी थी। उसका कोई फोटो है आपके पास? जी सर, हम बहुत परेशान थे। हमने उस चप्पल को देखकर उस जली हुई लाश को अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन सर हमें लगता है कि हमारी बेटी आज भी जिंदा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पिछली दिवाली को एक फोन आया था और इस फोन पे एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी और सर वो लड़की मुझे पापा बोल रही थी, लेकिन सर अचानक से ही कॉल कट गया। हमने उस नंबर पर कई बार कॉल किए पर किसी ने फोन नहीं उठाया। हमें लगा ये हमारा वहम है। उस वक्त भी हमें शक था कि शुभांगी किसी लड़के के साथ भाग गई है। पूजा, जरा चेक करो इन लोगों का शक सही है या नहीं। सर। शर्मा, इन दोनों के डीएनए सैंपल ले लो और जरा मैच करा के देखो। सर। सर, मेडिकल रिपोर्ट, जली हुई बॉडी शुभांगी चौबे की नहीं है। तो वो डीएनए दीपक सिन्हा की बेटी पिंकी से मैच करा के देखो। सर, दिवाली के दिन चौबे फैमिली को जो कॉल आया था वो नागपुर के रमेश नगर के पीसीओ से किया गया था। ये नागपुर पुलिस को कांटेक्ट करो और देखो ये शुभांगी जिंदा है या नहीं। सर। लीजिए भाभी, खाना खा लीजिए। ऐसे कब तक चलेगा भाभी? ऐसे में आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। खा लीजिए। अब भगवान की इच्छा के आगे किसका जोर चला है भाभी जी। हम भी तो प्रीति को अपने घर की बहू बनाने का सपना देख रहे थे, सब मिट्टी में मिल गया। जिसने भी ये किया है भगवान माफ नहीं करेगा उसको। जाने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना। हम हैं, प्रकाश है, हम सब आपका ख्याल रखेंगे। वैसे प्रकाश है कहाँ? हाँ ठीक है, जाओ जरा आसपास चेक करो, बॉडी चेक करो। सर ये तो प्रकाश है, प्रीति का भाई। एक ही परिवार के दो लोगों का खून होना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सर, इसके सिर पे भी वार किया गया है। घाव गहरा नहीं है, लेकिन ये चद्दर पे खून के निशान है और सर ये गले पे रस्सी के निशान है। ये देखकर लग नहीं रहा है ये क्राइम सीन है। लगता बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया है। सर, ये चद्दर पे से बाल मिला है। इसे लैब में भेजो सर। और चादर को भी लैब में भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, नागपुर पुलिस ने इंक्वायरी की है। हमारा शक सही निकला। शुभांगी नागपुर में रहती है अपने पति के साथ। ये रही उन दोनों की फोटो। सर, शुभांगी ने कबूल किया कि उसके माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो गोरखपुर से नागपुर भाग गई थी। गुड जॉब। इस शुभांगी को गोरखपुर आने के लिए बोलो। सर। उस जली हुई बॉडी का डीएनए दीपक की बेटी पिंकी के डीएनए से 50% मैच करता है। वो बॉडी राधा की थी। सर, एक और सस्पिशियस बात पता चली। दीपक और उसकी दूसरी बीवी मनीषा बहुत पुराने आशिक हैं और मनीषा का भाई रवि हिस्ट्री शीटर है, मारपीट के केस में अंदर जा चुका है। ये दीपक सिन्हा ने अपनी पत्नी राधा की मिसिंग कंप्लेंट 14 जून 2019 को दर्ज की थी ना? जी सर। ये मनीषा और उसके भाई रवि की 14 जून 2019 की डिटेल्स निकालो। चल बैठिए। मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मैं किसी का खून कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी उस दिन तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। चुप, एकदम चुप रहे।
8 महीने पहले शिवनगर पुलिस को जिस औरत की जली हुई लाश मिली थी वो तेरी बीवी राधा की थी और ये बात साबित हो चुकी है। तू बताएगा या तेरे हलक से निकलवाऊं? साहब हमने नहीं मारा उसको साहब इसने मारा है उसको। साहब झूठ बोल रहा है साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। 14 जून जिस दिन राधा का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल के टॉवर की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां हमें उस औरत की जली हुई बॉडी मिली थी। पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। साहब हमने कहा था ना साहब यही खूनी है साहब। साले कमीने तेरे लिए किया मैंने सब कुछ ये। हमारे लिए किया अपनी बहन के लिए किया। हमने कहा था राधा को मारने के लिए। मेरी बहन के नाम लगा तू। से बीच में अब ये भी बताओ कि प्रीति और प्रकाश को क्यों मारा? साहब हम तो प्रीति से प्यार करते थे, हम क्यों मारेंगे उसको? साहब इसने ही मारा है साहब प्रीति को भी। अच्छा प्यार करता था तू? पहली बीवी को मारकर दूसरी शादी की और दूसरी बीवी के होते हुए तीसरी लड़की के पीछे पड़ा था तू। अगर तू प्रीति की जिंदगी में नहीं आता तो ये उसे नहीं मारता, जिंदा होती वो आज। साहब मैंने सिर्फ राधा को मारा साहब। आपके पति दीपक वर्मा है ना जी? आपके पति को हार्ट अटैक आया है। उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा साहब। साहब इसे नहीं मारा होगा ये। 22 फरवरी की शाम 6 से 9 के बीच कहाँ था तू? साहब मैं तो शादी में गया था साहब। और तू कहाँ था? हम ऑफिस में थे साहब। शर्मा जरा पता लगाओ कितना सच बोल रहे हैं दोनों। और गुप्ता जरा अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। जाने दो साहब। प्रीति से नहीं साहब। सर शुभांगी को शिवनगर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए भेजा और ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई। सर प्रकाश के चद्दर पर उसके अलावा और किसी के भी हेयर सैंपल्स मिले। सर आनंद नगर में जो सीसीटीवी कैमरास मिले थे उनमें से 2 कैमरा की फुटेज में कुछ ऐसा मिला है जो काफी सस्पिशियस है। दिखाओ। सर ये देखिए, प्रीति इस कैमरा के सामने से करीब 6:35 पे गुजर रही है और इस कैमरा के सामने वो करीब 7 बजे पहुंच रही है। मतलब सर उसे 25 मिनट लगे। लेकिन जब हमने इसके पहले के दिनों की फुटेज को कंपेयर किया तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए वो सिर्फ 10 मिनट ले रही थी। मतलब 15 मिनट के लिए ये प्रीति कहीं रुकी थी। लेकिन सर उस रास्ते पे सिर्फ एक बंद घर है, वो वहां क्या करने गई? अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। जरा चेक करो वो दरवाजा देखो। चलो जरा चेक करो। राजू सिंह 6th डिवीजन रूम नंबर 105 शंकर रोड आनंद नगर। कौन है? बोलो। दरवाजा तोड़ दोगी? तलाशी लो जरा। सर हुआ क्या सर? ये क्या हो रहा है सर? ये सर मैं इज्जतदार आदमी हूं, आप ऐसा कर नहीं सकते। इज्जतदार आदमी है तू? प्रीति के पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले मार दिया उसको तूने? अरे साहब मैं उस दिन उससे मिला ही नहीं, मैं पूरा दिन अपने घर में था। पता ना तेरा चाचा कहाँ था? वो क्या बताएगा? तू कितना सच बोल रहा है सब पता चल जाएगा। थाने चल के तेरे हलक में से उगलवाएंगे। लेके चलो इसे। हेलो ठीक है हम देखते हैं। सर मुन्ना खबरी का फोन था। आनंद नगर के मनोहर लॉज में हर कमरे में कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ कपल्स आते तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। शर्मा मैनेजर को लेके आओ। पूजा हर एक रूम में बताओ कि हिडन कैमरे लगे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं चाहिए। आप लोग जाओ तलाशी लो। अरे साहब हमने क्या किया बता दो साहब। साहब बोल क्या हुआ साहब? कितना हफ्ता चाहिए? मैं देने को रेडी हूँ साहब। पैसा देगा तू? साहब बहुत पैसा है तेरे पास? बट मैंने किया क्या है साहब? अभी पता चलेगा। गुप्ता
बाकी कमरे चेक करो। सर ये 2 कैमरास मिले, बाकी कमरे चेक हो रहे हैं। क्या है ये? बोल साहब, बोल वरना मार मार के टमाटर की तरह तुझे लाल कर दूंगा। बताता हूँ साहब, हम तो सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं साहब। हमें कहा गया था कि सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी कॉपी बना के एक आदमी को भेजते रहे। वो आदमी हमें उस सेक्स वीडियो के बदले अच्छे पैसे देता है साहब। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? शर्मा, जहां इन कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो हार्ड डिस्क रिकवर करो। सर मनोहर लॉज से जो हार्ड ड्राइव बरामद हुए थे उनमें कई सारे सेक्स वीडियोस मिले। सर उनमें से एक सेक्स वीडियो में प्रीति भी है। प्रीति? सर ये देखिए। कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं तुम्हारा आशिक। प्लीज दीपक, ये सब मत करो। अरे प्रीति, प्यार करते हैं हम तुमसे, और कुछ नहीं होगा। दीपक प्लीज दूर जाओ। कुछ नहीं होगा प्रीति, मैं बोल रहा हूँ। दीपक मुझे छोड़ो। देखो शादी के बाद ये सब ठीक है, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं। मुझे घर जाना है। प्रीति हमारी बात सुनो। सॉरी अब वो गलती हो गई हमसे। प्यार करते हैं तुमसे इसलिए थोड़ा सा बहक गए थे, पर तुम्हारी मर्जी के बिना हम तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे। सच कह रहे हैं। और जल्दी हम तुम्हारे घर आएंगे शादी की बात करने। सच? हाँ, प्रॉमिस। उठा के लाओ इन मर्डर्स के मास्टरमाइंड को। सर सीधे सीधे सच्चाई बताओगे या और मार खाओगे? बता रहे हैं। उस लॉज से हमने जब नए वीडियो का स्टॉक मंगाया तो उसमें हमको प्रीति भी दिखी। हमारा माथा घूम गया, इसलिए घर जाते हुए प्रीति को हमने बात करने के बहाने गाड़ी में बैठाया और जंगल के पास लेकर गए। ये सब काम करती हो तुम? होटल में जाके रंगरलियां मनाती हो, कल को रास्ते में खड़े होकर धंधा करोगे। ये घटिया काम तुम्हें पसंद है, पर मेरा बेटा नहीं। देखिए फूफा जी, हमसे ना तमीज से बात कीजिए, और ये हमारा पर्सनल मामला है, आप बीच में मत पड़िए। तो जिसके साथ मुंह काला कर रही है ना होटल में, वो दीपक वर्मा शादीशुदा है। वो 2 शादी की है उसने। उल्लू बना रहा है तुझे। झूठ बोल रहे हैं आप। और ये वीडियो दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं? लॉज में कैमरा लगा हुआ था ना, ये सब आपको कैसे पता चला? आप पहले खुद के कैरेक्टर को देखो कि आप कैसे हो। फूफा जी, आपकी जो ये असलियत है ना, मैं सबको बताऊंगी। देखना, मैं सबको बताऊंगी। ये बात हमने अपनी बीवी को बता दी। पहले तो ये हम पे बहुत गुस्सा हुआ, फिर इसको बदनामी का डर लगा तो। सुनो जी, हमको ना इस शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। अरे पुलिस वाला बहुत होशियार होते हैं, अगर उनको पता चल गया कि प्रीति का खून आपने किया है तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे फिर। कितनी बार तुमसे कहा है कि ये बातें मुंह से मत निकाला करो। हमने मारा प्रीति को। देखो प्रकाश, पुलिस के पास जाएंगे और सब कुछ सच सच बता देंगे। हमारी बात सुनो प्रकाश। अब वही चादर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। उस चादर पे तुम्हारे बाल मिले हमें। इन दोनों के खिलाफ दोनों मर्डर की चार्जशीट बनाओ। सर, प्रीति और प्रकाश के खून के आरोप में चरणदास और उसकी पत्नी सुमन को सजा मिली। दूसरी तरफ राधा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दीपक, मनीषा और उसके भाई रवि को दोषी करार दिया। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि किसी की सूरत देखकर उसकी सीरत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज के जमाने में ये कहावत बिल्कुल लाजमी नहीं है। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छे से जांच लेना, परख लेना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर ही ऐसे दगाबाजों से हम खुद को बचा सकते हैं। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दही आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी नई और सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।